नमस्कार दोस्तों। आज अपने देखिए भारत की भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए चाहे कैसी भी एग्ज़ाम हो उसमें एक या दो प्रश्न है वो भारत का जो भौगोलिक परिवेश है और जो राजनीतिक परिवेश है उससे संबंधित अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि अपन चर्चा करें कि भारत की जैसे उत्तर से दक्षिण की तरफ कितनी लंबाई है, पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी चौड़ाई है, इस हिसाब से अगर अपन चर्चा करेंगे तो उससे संबंधित कितने देशों के साथ भारत की सीमा लगती है, भारत का नाम हिंदुस्तान क्यों पड़ा, उन सभी चीज़ों की बहुत बारीकी से एक एक चीज़ का अध्ययन करेंगे। कितने देशों के साथ सीमा लगती है, कौन से देश के साथ सबसे लंबी, कौन से के साथ छोटी, श्रीलंका के साथ भारत का जो जोड़ने वाला तंत्र है वो अलग करने वाला है उसको क्या कहा जाता है, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी की चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो अपन देखते हैं अपने भारत का नामकरण। देखो हिंदुस्तान जो शब्द है, वैसे मैं बता दूं आप सभी को पता भी होगा कि हिंदुस्तान जो शब्द है इसमें हिंदू जो शब्द है, कौन सा, हिंदू, ये हिंदू जो शब्द है इसकी उत्पत्ति आप सभी को पता होगा वैसे बड़े विद्यार्थियों, सिंधु शब्द से हुई है। किससे हुई है? सिंधु नदी के कारण इसका नामकरण क्या पड़ा है, हिंदुस्तान नामकरण पड़ा है। देखो सिंधु नदी का जो नाम है उसमें जो अगर अक्सर परीक्षा में या फिर बेसिक नॉलेज के लिए कई बार पूछ लिया जाता है कि हिंदी शब्द किस भाषा का, तो ध्यान रखना फारसी जो भाषा है उसका है ये हिंदी शब्द। दूसरी बात, हिंदी शब्द किसकी देन है, तो ये ईरानियों की देन है, क्योंकि ईरानियों की भाषा क्या थी, फारसी भाषा थी। तो ये जो सिंधु नदी का जो नाम है इसमें जो फारसवासी जो लोग थे उनके द्वारा क्या है कि सह जो होता है, इसका सह का उच्चारण वह लोग किस प्रकार से करते थे, है के रूप में करते थे। इस सिंधु नदी में सह का उच्चारण है के रूप में करते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु का उच्चारण हिंदू रूप में करना शुरू कर दिया। किस रूप में? हिंदू रूप में करना उन्होंने शुरू कर दिया। और सिंधु नदी के पूर्व दिशा की ओर जो भूमि थी वो सारी की सारी भूमि क्या कहलाई थी, सिंधु नदी इस साइड में आप सभी को पता होगा, तो इस साइड पूर्वी दिशा में जितनी भी जो भूमि थी उसको उन्होंने क्या कहा था, हिंदुस्तान कहा था। इस कारण से अपना जो देश है इसका नामकरण हिंदुस्तान ईरानियों की देन है। अब दूसरा इसमें एक लॉजिक यह आता है कि इंडिया शब्द किसकी देन है, तो ध्यान रखना इंडिया जो शब्द है वो यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा था, इंडोस कह करके पुकारा था। यूनानी जो लोग आए थे उन्होंने सिंधु नदी को इंडोस कह करके पुकारा। क्या? इन्होंने इंडोस कहा था, इंडोस। तो रोमानियों ने इसी सिंधु नदी को क्या कह करके पुकारा था, इंडस कह करके पुकारा था। तो इंडस के पूर्व की भूमि है वो क्या कहलाई थी, इंडिया कहलाई थी। इंडस के पूर्व की भूमि क्या कहलाई, इंडिया कहलाई। इस कारण से अपने भारत देश का नाम करना वो इंडिया पड़ा था, क्यों यूनानी आए थे उन्होंने तो इंडोस कहा था और रोमानियों ने इंडस कह करके पुकारा था। इस कारण इंडस जो नदी है उसके पूर्व भाग की जो भूमि है उसको उन्होंने इंडिया कह करके पुकारा। इस कारण से इसका नामकरण, अपने देश का नामकरण वो इंडिया पड़ा। अगर पौराणिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यहाँ पर कुरु वंश के राजा हुए थे दुष्यंत, उसके एक पुत्र थे भरत, इसके नामकरण पर इसका नामकरण क्या पड़ा था, भारत पड़ा था, यानी भरत के नाम पर क्या पड़ा था, भारत पड़ गया था। कुछ विद्वानों की मान्यता यह है कि भारत नाम की कोई यहाँ पर जनजाति भी रहती थी, वहाँ के उनके निवास करने के कारण इस देश का नामकरण क्या पड़ा था, भारत पड़ा। आर्यवर्त इनको वैदिक साहित्य में कहा जाता है, आर्यवर्त भी भारत का नाम है। आर्य लोग जो यहाँ पर निवास करते थे इसके कारण इस देश का नामकरण क्या पड़ा था, आर्यवर्त। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है सभ्य और सुशिक्षित, आर्यों का शाब्दिक अर्थ होता है सभ्य और सुशिक्षित। प्राचीन भारत को सप्त सिंधु यानी इधर 7 नदियां हैं, सप्त सिंधु 7 नदियों का समूह है, जम्बूद्वीप, जगत गुरु, सोने की चिड़िया, अनेक नामों से पुकारा जाता है। तो अपने भारत का नामकरण वो किस प्रकार से पड़ा, आपको पता होगा कि भाई हिंदुस्तान किस कारण से पड़ा, इंडिया किस कारण से पड़ा, भारत किस कारण से पड़ा, आर्यवर्त किस कारण से पड़ा, सभी की अपन ने चर्चा कर ली है। अब देखो भारत में कुल कितने राज्य हैं, भारत में कुल 28 राज्य हैं वर्तमान में, ध्यान रखना, और 8 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर नया केंद्र शासित प्रदेश है वो बना दिया गया है। अब 3-4 राज्य नए बने थे उनके बारे में आपको बता दूं, जैसे छत्तीसगढ़ है वो 1 नवंबर 2000 को बना था। छत्तीसगढ़ कब बना था, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना था। देखो यहाँ पर ये सारे छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य बना था। उत्तराखंड जो है वो 9 नवंबर 2000 को बना था, जिसको अपन उत्तरांचल कहते हैं ना, वो उत्तराखंड हो गया आजकल।
ये 9 नवंबर 2000 को 27वां राज्य बना था। और अब आता है झारखंड। झारखंड जो राज्य है वो 15 नवंबर 2000 को बना था बिहार से अलग होकर के। और एक तेलंगाना नया राज्य बना था जो कि आंध्र प्रदेश से अलग बन करके एक तेलंगाना या सीमांध्रा बना था। ये तेलंगाना बना था, आंध्रा का नाम सीमांध्रा कर दिया गया है। वो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बनाया गया। और अभी पिछले वर्ष में ही जो है जम्मू कश्मीर को नया केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, इस प्रकार से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब अपन मुख्य बात जो है उसकी चर्चा करेंगे। देखो आप लोग ये भारत का नक्शा देख रहे हैं, सभी को अच्छी तरीके से भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है। अब इसे देखो, भारत की जो स्थिति है वो भौगोलिक विभिन्नताओं से युक्त है। इसी कारण भारत जो भूगोलवेता है मुख्य एक डॉक्टर क्रेसी ने भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। भारत को क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उपमहाद्वीप किसे कहा जाता है, तो भारत को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है और भारत के उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं वो देखो। भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि इसके साथ में ये आप देख रहे हो नेपाल है, दूसरा इसके साथ में भूटान है, तीसरा इसके साथ में पाकिस्तान है, इस साइड में पाकिस्तान है। इन सभी देशों को मिलाकर के भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। भारत स्वयं है ही, भारत के साथ में पाकिस्तान है, नेपाल है और भूटान है। इन 4 देशों को एक साथ मिलाकर के और एक साथ में इसको बांग्लादेश को भी शामिल किया गया है। बांग्लादेश जो है ये आप देख रहे हो, ये बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है और भारत है। भारत के उपमहाद्वीप में ये 5 देश मिलकर के एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। भारत की वैसे आकृति अगर देखा जाए तो ये त्रिभुजाकार नहीं है, ये ध्यान में रखना, बल्कि चतुष्कोणीय या पतंगाकार के रूप में मानी जाती है। भारत की स्थिति कैसी है, आकृति जो है वो कैसी है, एक चतुष्कोणीय पतंगाकार है। भारत के उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं अक्सर पूछ लिया जाता है परीक्षा में, ध्यान रखना। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है और भारत है ही। इसके साथ में ये 5 देश मिलकर के भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। 4 जो ऊपर बताए हैं मैंने आपको, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये उपमहाद्वीप में शामिल है। आई बात समझ में? यहाँ तक कि आशा करता हूँ कि यहाँ पर अक्सर प्रश्न परीक्षा में उठा लिया जाता है। आगे देखो, आगे देखिए, भारत जो है वो ग्लोब पर विषुवतीय रेखा के सापेक्ष यानी अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में तथा ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष देशांतरीय दृष्टि से ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इन दोनों ही रेखाओं को अगर देखा जाए तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की स्थिति कैसी है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आई बात समझ में? भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है, भारत का अक्षांशीय विस्तार आप देख रहे हैं। देखो, भारत का अक्षांशीय जो विस्तार है यानी उत्तर से लेकर के दक्षिण की तरफ में, तो अक्षांशीय जो विस्तार है भारत का वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कन्याकुमारी से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी से लेकर के ये 37 डिग्री 6 मिनट जम्मू कश्मीर में, इसको क्या नामकरण दिया गया है? इंद्राकोल नामकरण दिया गया है। इसका अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के यहाँ से इस सीधी रेखा में, और 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। अतः भारत का अक्षांशीय विस्तार में जो अंतर है इन दोनों के मध्य यानी 37.6 डिग्री और 8 डिग्री 4 मिनट में जो अंतर है वो है 29 डिग्री 2 मिनट का अंतर माना जाता है। 29 डिग्री और 2 मिनट का अंतर है वो निर्धारण इसमें किया गया है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर 29 डिग्री 2 मिनट का इसमें क्या है? अंतर है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में ये स्थित है। इस बात का भी ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखो, भारत का उत्तरी जो बिंदु है आपको अभी मैंने दिखाया था, जिसको इंद्राकोल अपन कहते हैं। भारत का उत्तरी बिंदु है, इसको क्या कहा जाता है? इंद्राकोल कहा जाता है, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। यानी ये जो कश्मीर का हिस्सा है वो पाकिस्तान के अधीन है, इसलिए इसको पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। इसको इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? इंद्राकोल कहा जाता है। तथा दक्षिणतम जो नीचे का जो बिंदु है उसको क्या कहा जाएगा? उसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, जो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार, आप जो नीचे देख रहे हो ना यहाँ पर अंडमान निकोबार, ये देखिए यहाँ पर स्थित है।
इंदिरा पॉइंट। और वैसे दक्षिणतम इसका जो छोर है वो कहाँ पर है, कन्याकुमारी अंतरिम यानी तमिलनाडु में इसका दक्षिणतम बिंदु है वो स्थित है। इसको क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट, जबकि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर वाले को इंदिरा कोल नामकरण दिया गया है, इसका इंदिरा पॉइंट नामकरण दिया गया है। इसको अन्य नाम से जैसे देखिए इंदिरा पॉइंट को पिगमेटियन पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट या फिर हालीचिंग पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। एक बात और इसी के साथ में ये यहाँ तक क्लियर हो गया, उत्तर से दक्षिण तक उत्तर का जो बिंदु है उसको इंदिरा कोल कहा जाता है, जबकि दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इसमें ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप देख रहे हो, यहाँ से लेकर के ये दक्षिणतम बिंदु है वो भारत का कौन सा है, कन्याकुमारी अंतरिम है। और भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जो है उसको क्या कहा जाता है, मन्नार की खाड़ी या फिर पाक जलटमरू के नाम से जाना जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है भारत को श्रीलंका से अलग करने वाले जल डमरू को क्या कहा जाता है, तो पाक जल डमरू या फिर मन्नार की खाड़ी के माध्यम से इन दोनों देशों को अलग किया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में, है किसी प्रकार की कोई समस्या? ऊपर से लेकर के दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर में कितनी डिग्री है, देखिए दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट है और उत्तर में अगर अपन देखते हैं तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। इन दोनों के मध्य अंतर है वो 29 डिग्री 2 मिनट का, इन दोनों से घटा लेना है अपन को। आई बात समझ में? ऊपर वाले पॉइंट को इंदिरा कोल कहेंगे, जबकि दक्षिणतम पॉइंट को इंदिरा पॉइंट कह करके पुकारेंगे। ऊपर वाले को इंदिरा कोल यानी जम्मू कश्मीर वाले को इंदिरा कोल कहेंगे, जबकि ये कन्याकुमारी वाले को इंदिरा पॉइंट कह करके पुकारते हैं। अब देखिए भारत का देशांतरीय विस्तार, पूर्व से पश्चिम वाला ये वाला हिस्सा देशांतरीय विस्तार। देखिए भारत का देशांतरीय जो विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट, आप देख रहे हो ना, नारायण सरोवर यानी भुज गुजरात में है भारत का दक्षिणतम जो स्थान है वो, जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री, इधर देखिए आप लोग 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। इन दोनों देशांतरों के मध्य अगर अंतर अपन निकालेंगे तो जैसे देखिए ये इधर वाला आपको दिख रहा है, ये 68 है, 68 डिग्री 7 मिनट और ये 97 डिग्री 25 मिनट, इन दोनों के मध्य अगर अंतर अपन निकालेंगे घटाएंगे तो 29 डिग्री 18 मिनट का अपन को अंतर है वो नजर आएगा। देखिए जो पश्चिमतम बिंदु है उसको क्या नाम से जाना जाता है, सरक्रिक गुजरात, जिसको नारायण सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। सरक्रिक गुजरात में स्थित है पश्चिमतम बिंदु, जबकि भारत का पूर्वोत्तर जो बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, वालांगू। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में वालांगू नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है। यहाँ पर भारत में पूर्व दिशा है, यहाँ की भारत में पश्चिमी दिशा है, जिसको सरकरी या फिर नारायण सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। आई बात समझ में? और दोनों के मध्य अगर अंतर पूछ ले अपन को तो 29 डिग्री 18 मिनट का अंतर है। जैसे देखिए 68 डिग्री 60 मिनट, 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत है वो स्थित है, और दोनों के मध्य अंतर है जो वो 29 डिग्री 18 मिनट का अंतर है। पूर्वी जो भाग है उसको वालांगू कहेंगे अपन, यहाँ वाले भाग को, अरुणाचल वाले भाग को वालांगू, जबकि गुजरात वाले भाग है उसको सरकरिक या फिर नारायण सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। आई बात समझ में? अब देखो भारत जो है उसका उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई यानी उत्तर से दक्षिण तक ये वाली पूरी लंबाई है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से जो पश्चिम वाली जो लंबाई है, चौड़ाई है, वो है 2933 किलोमीटर है। अक्सर परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न उठा लिए जाते हैं कि भारत उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है, तो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम तक इसकी चौड़ाई है वो कितनी है, वह 2933 है। इन दोनों के मध्य लंबाई और चौड़ाई के मध्य 289 किलोमीटर का अंतर मिलता है, यानी इनसे उसको अपन को घटाना पड़ेगा। 3214 में से अपन को 2933 घटाएंगे तो 289 यानी 289 किलोमीटर का अंतर अपन को मिलेगा। अब भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए भारत का क्षेत्रफल जो है जो 32 करोड़ 8,07,263 किलोमीटर क्षेत्रफल में भारत पूरा फैला हुआ है। इसको अपन बड़ी संख्या इसलिए इस प्रकार से याद रख सकते हो आप लोग, 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में भारत वो फैला हुआ है। जो संपूर्ण विश्व है उसका कितना है, 2.42 किलोमीटर क्षेत्रफल में वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में भारत वो
7वें स्थान पर आता है। यानी विश्व में भारत के 6 बड़े देश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है वो विश्व में कितने नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे आता है। 6 बड़े देशों के नाम आपको मैं बता दूं, देखो रूस है, कनाडा है, चीन है, यूएसए यानी अमेरिका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है। इन 6 के बाद में भारत का नाम आता है। तो भारत किस स्थान पर आता है? 7वें स्थान पर भारत को माना जाता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से आप सभी को पता है कि दूसरे स्थान पर भारत का नामकरण वो गिना जाता है। आई बात समझ में? 6 बड़े देश हैं, इनको भी याद रखना जरूरी है। और छोटे देश भी आपको मैं बता दूं, सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है, ध्यान रखना इस बात का। फिर पोलैंड है, फिर इसके बाद में सैन पेरो है, फिर नारू है, फिर मालदीव है। इस प्रकार से छोटे छोटे ये देश भी हैं। ठीक है। अब देखो भारत का सबसे बड़ा जिला ध्यान रखना, गुजरात में एक कच्छ नाम करके। भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात का एक कच्छ जिला है, जो कि 45,652 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ भारत का सबसे बड़ा जिला है। इससे पहले अगर देखा जाए तो लेह लद्दाख का नाम आता था, परंतु उसके बाद में ये कच्छ होता है ना, ये इससे बड़ा है। ध्यान रखना इस बात का। सबसे बड़ा कौन सा है? कच्छ है। और सबसे छोटा जो जिला है भारत का, वो केरल में एक पांडिचेरी नाम करके। कहाँ पर है? केरल आप लोग देख रहे हो ना, ये रहा अपना केरल। इस केरल में एक पांडिचेरी जो कि 9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ही फैला हुआ है। ये सबसे छोटा जिला है पांडिचेरी, ध्यान रखना इस बात का। जबकि सबसे बड़ा जिला वो कच्छ गुजरात है। ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा अगर राज्य की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सभी को पता है। और सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है? गोवा है। ठीक है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। देख लो, छोटा सा राज्य है ये गोवा, और सबसे बड़ा राजस्थान है। आई बात समझ में? सबसे बड़े जिले की बात, सबसे छोटे जिले, सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य, सभी की चर्चा कर ली है। किसी प्रकार की कोई समस्या? अब देखो, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो देखो परीक्षा में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी मतलब कर्क रेखा की अपन चर्चा कर रहे हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा लगभग भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। भारत के 8 राज्यों से वो क्या करती है? वो गुजरती है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है, उसको कर्क रेखा का नामकरण दिया गया है। वो लगभग 8 राज्यों से गुजरती है। और इसी कारण भारत है वो 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 भागों में विभाजित करती है वो भारत को कर्क रेखा। इसमें उत्तरी भारत और शीतोष्ण कटिबंध में, तथा दूसरा भारत है जो उष्ण कटिबंध में आता है। संपूर्ण भारत है वो उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत है वो माना जाता है। अतः दोनों कटिबंधों में वर्ष भर मानसूनी पवनों का प्रभाव भी रहता है, तथा भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु मानी जाती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से कौन कौन से गुजरती है, उनको अच्छे से याद रखना, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखो, वो गुजरात से गुजरती है। गुजरात के बाद में वो किससे? राजस्थान से गुजरती है। उसके बाद में वो किससे? मध्य प्रदेश से गुजरती है। मध्य प्रदेश के बाद में देखो छत्तीसगढ़ से गुजरती है। फिर उसके बाद में वो झारखंड से गुजरती है। उसके बाद में ये पश्चिम बंगाल से गुजरती है। उसके बाद में वो त्रिपुरा से गुजरती है। और उसके बाद में वो मिजोरम से गुजरती है। इस प्रकार से भारत के वो 8 राज्यों से कर्क रेखा वो गुजरती है। देखो इस प्रकार से 8 राज्यों से वो गुजरेगी। आई बात समझ में? गुजरात आ गया, राजस्थान आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, झारखंड आ गया, पश्चिम बंगाल आ गया, त्रिपुरा आ गया, और मिजोरम है वो आ गया। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। इस प्रकार से कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि किस राज्य से कर्क रेखा वो नहीं गुजर रही है, तो इनमें से आपको 3 नाम मिलेंगे और एक नहीं मिलेगा, या फिर इसमें से आपको एक राज्य का नाम मिलेगा, 3 के नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से अक्सर परीक्षा में प्रश्न वो उठा लिया जाता है। कर्क रेखा राजस्थान भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ध्यान रखना 8 राज्यों से गुजरती है। दोबारा बता रहा हूँ, गुजरात तो राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, पश्चिमी बंगाल से गुजरती है, और त्रिपुरा से गुजरती है, और मिजोरम से गुजरती है। आई बात समझ में? और दूसरी बात, अक्सर परीक्षा में यूं भी घुमा के प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा के नजदीक राजधानियां कौन सी हैं? तो मध्य प्रदेश की भोपाल राजधानी बिल्कुल नजदीक है, और झारखंड की राजधानी रांची बिल्कुल नजदीक है, जबकि अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है वो अगरतला बिल्कुल नजदीक है, और मिजोरम की राजधानी जो आइजोल है वो भी बिल्कुल नजदीक है। इस प्रकार से 4 राजधानियां हैं वो भी कर्क रेखा के बिल्कुल नजदीक हैं। इस बात का भी ध्यान रखना। सबसे नजदीकी अगर चर्चा की जाएगी तो एमपी भोपाल वाली सबसे नजदीक है कर्क रेखा के। आई बात समझ में? अब देखो, भारत का जो मानक समय होता है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया। तो ध्यान रखना, ये जो आप उत्तर प्रदेश देख रहे हो ना, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक नैनी नामक स्थान है। उस नैनी नामक स्थान में भारत का मानक देशांतर समय निर्धारित
किया गया है। भारत का मानक जो समय है IST जिसको बोलते हैं अपन, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ज्ञात किया जाता है उत्तर प्रदेश के नैनी नामक स्थान से, जो कि GMT जो कि विश्व का मानक समय है उससे वो 5.5 घंटे आगे चलता है। भारत के पश्चिम और पूर्व दोनों भागों में, यानी ये तो है पश्चिम और ये है पूर्व, इनके दोनों भागों में भारत में कितना अंतर मिलता है आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड का, लगभग 2 घंटे का अंतर है। भारत का मानक समय है उसमें, मतलब भारत के पूर्व में सूर्योदय कब होता है और पश्चिम में कब होता है। तो यहाँ पर देखो, जो अपन ने अभी चर्चा की थी कि ये जो अरुणाचल प्रदेश का वालांगू क्षेत्र है, यहाँ से अगर सूर्योदय होगा और इधर नारायण साग सरोवर जो है जिसको शेरेंद्री बोलते हैं, उसमें यहाँ पर 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड पहले सूर्योदय हो जाएगा, और जबकि यहाँ पर 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड बाद में होगा। लगभग 2 घंटे का इस क्षेत्र के मध्य क्या है, अंतर है। यह बात भी ध्यान रखने वाली है। भारत में मतलब पूर्व से पश्चिम के मध्य कितने समय का अंतर है, तो 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड, 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड का। अच्छे से आप इन चीज़ों को नोट करते जाइए साथ साथ में, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आई बात समझ में। अब देखो, प्रत्येक जो देशांतर होता है उस देशांतरों में, जैसे ये देशांतर हैं, इन देशांतरों को पार करने में जो सूर्य की किरण होती हैं इनको पार करती हैं, तो प्रत्येक के मध्य 4 मिनट का समय लगता है। ये बात भी ध्यान देने वाली है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जब सूर्य की किरण पहुंचती हैं तो उसको 4 मिनट का समय लेती हैं। ये बात भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आई बात समझ में। भारत का पूर्व से पश्चिम का कुल क्षेत्रफल 97 डिग्री 25 मिनट तथा 68 डिग्री 7 मिनट है। 29 डिग्री 18 मिनट का इन दोनों के मध्य क्या है, अंतर है। इसी प्रकार से 16 मिनट का अंतर हो जाएगा। इस प्रकार से 16 मिनट का अपन कहते हैं तो 1 घंटा 56 मिनट होता है। इस प्रकार से 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड का इन दोनों के मध्य अंतर होगा। लगभग 2 घंटे का अंतर है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य में। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 1 घंटे लगभग 2 घंटे पहले हो जाता है, जबकि गुजरात तक पहुंचते पहुंचते उसको 2 घंटे का समय लग जाता है। आई बात समझ में। है किसी प्रकार की कोई समस्या। अब देखो, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। एक तो सीमांध्रा, देखिए सीमांध्रा अभी अपन ने देखा था, हैदराबाद है यहाँ पर सीमांध्रा, जिसको पहले हैदराबाद बोलते थे। सीमांध्रा, छत्तीसगढ़, ये इधर से आप देख रहे हो ना ये वाली लाइन, सीमांध्रा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इनसे होकर के गुजरती है। ये देखो 82.5 डिग्री ये रेखा जा रही है ना, ये सीधी रेखा आप देख सकते हो आप लोग। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और सीमांध्रा, इन राज्यों से होकर के ये रेखा है वो गुजरती है। आई बात समझ में। है किसी प्रकार की कोई समस्या। कर्क रेखा और मानक देशांतर रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के सुरजा नामक क्षेत्र में काटते हैं। यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया था ना, ये कर्क रेखा इस साइड से ऐसे ऐसे आएगी। कर्क रेखा जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश होती हुई यहाँ पर आएगी ना, तो छत्तीसगढ़ का ये सुरजा नामक क्षेत्र है ना, यहाँ पर एक दूसरे को, जैसे मानक देशांतर रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को क्या करती हैं, वो काटती हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जबकि 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो भारत के 5 ही राज्यों से गुजरती है। इस बात का भी ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा जाता है। पहले अधिकांश एग्जामों में कर्क रेखा के बारे में पूछते थे, हो सकता है आने वाले समय में आपको देशांतर 82.5 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में पूछ ले कि कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से गुजरती है। ध्यान रखना, अपने अधिकांश ध्यान में यही रहती है कर्क रेखा ही, कि कितना पूछा, इसमें 8 है और आपको ऑप्शन में 8 यहाँ पर भी मिलेगा। अगर 82.5 डिग्री देशांतर रेखा की अगर अगले ने एग्जाम में पूछ लिया तो 100% आपको ऑप्शन में 8 ऑप्शन है 100% मिलेगा। तो ये 5 ही राज्यों से गुजरती है, ध्यान रखना इस बात का। देखो, सीमांध्रा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है। इस प्रकार से आप इस रेखा को देख सकते हो, ये इन्हीं के अंदर से होती हुई जा रही है। आई बात समझ में। है किसी प्रकार की कोई समस्या। अब देखो, भारत की स्थलीय सीमा, ये जो भारत अपन आप लोग देख रहे हो, देखिए ये जो भारत का नक्शा आप लोग देख रहे हो, इसकी स्थलीय सीमा की चर्चा करेंगे। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई जो गुजरात से पश्चिम बंगाल तक है, स्थलीय सीमा की लंबाई जैसे गुजरात से लेकर के पश्चिमी बंगाल तक है, यहाँ तक है, उसकी चर्चा करेंगे। वो 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर, गुजरात से लेकर के पश्चिमी बंगाल तक। ये 7 देशों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ये जो देश है, ये जो भारत है अपना, वो 7 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जिसमें मुख्य मुख्य आपको मैं गिना चुका हूँ। जैसे देखिए, नेपाल है, यहाँ पर भूटान है और म्यांमार है, पाकिस्तान है, इधर ऊपर देखेंगे तो अफगानिस्तान है, इधर देखेंगे तो चीन है।
इस प्रकार से, और नीचे के रूप में एक बांग्लादेश है। इस प्रकार से इन देशों के साथ में भारत अपनी सीमा बनाता है। देखो नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ में तो प्राकृतिक सीमा बनाता है, जबकि बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इनके साथ में कृत्रिम सीमा है वो बनाता है। भारत क्या बनाता है? कृत्रिम सीमा बनाता है। आई बात समझ में? 3 देशों के साथ में तो प्राकृतिक सीमा होगी, जिसमें नेपाल होगा, भूटान होगा और एक म्यांमार होगा। इनके साथ में तो क्या है? अपनी प्राकृतिक सीमा बनाता है। जबकि बांग्लादेश है, यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, बांग्लादेश है, ये चीन है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, इनके साथ में कृत्रिम सीमा बनाता है। अब देखो किस देश के साथ में सबसे बड़ी सीमा लगती है भारत देश की। तो देखो ये जो बांग्लादेश है ना, ये वाला, इसके साथ में सबसे लंबी सीमा बनाता है स्थलीय सीमा के रूप में अगर चर्चा करें तो। देखो 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाता है भारत। पूछा जा सकता है परीक्षा में कि किस देश के साथ में भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। ध्यान रखना, बांग्लादेश के साथ में 4096। चीन है, उसके साथ में 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। पाकिस्तान के साथ में 3323 की सीमा बनाता है। नेपाल के साथ में 1751 की सीमा बनाता है। म्यांमार के साथ में 1663 की सीमा बनाता है, 1663 किलोमीटर की। भूटान के साथ में 696 की सीमा बनाता है, 696 किलोमीटर की। जबकि अफगानिस्तान जो ऊपर है उसके साथ में 108 किलोमीटर की सीमा है वो बनाता है। पहले इसको 80 किलोमीटर ही मानते थे, परंतु वर्तमान में जो नवीन स्थलीय सीमा है उसमें 108 किलोमीटर की सीमा आंकी गई है। तो सबसे बड़ी सीमा और सबसे छोटी सीमा अक्सर पूछ ली जाती है परीक्षा में, तो ध्यान रखना। सबसे बड़ी सीमा तो बांग्लादेश के साथ में बनाता है, बांग्लादेश के साथ में बनाता है 4096, और सबसे छोटी जो सीमा वो अफगानिस्तान के साथ लगाता है जो कि 108 किलोमीटर है। आई बात समझ में? भारत के असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम 4 राज्य भूटान के साथ में सीमा बनाते हैं। भूटान जो देश है, देखिए ये जो आप भूटान देश देख रहे हो, इसके साथ में कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, अक्सर परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखो अरुणाचल प्रदेश है, ये आप देख रहे हो ना, ये पश्चिमी बंगाल, ऊपर तक पश्चिम बंगाल है यहाँ तक, तो एक पश्चिम बंगाल की लगती है। दूसरा एक ये आप जो असम देख रहे हो ना, असम, ये भूटान के साथ में सीमा बनाता है। और सिक्किम जो ऊपर वाला दिखाई दे रहा है आपको, ये सिक्किम होता है, ये भूटान के साथ सीमा। 4 राज्य सीमा बनाते हैं भूटान देश के साथ में। देखो अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और भूटान, सिक्किम, ये 4 राज्य भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। आ रही है बात समझ में? इसी प्रकार से भूटान को छूने वाले राज्य परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश है, असम है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है किसी प्रकार की कोई समस्या? सिक्किम भारत का एक क्या है कि संरक्षित राज्य भी माना जाता है, ये बात भी ध्यान में रखना। और अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जा सकता है परीक्षा में कि किस राज्य को भारत में नेफा के नाम से जाना जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो पाकिस्तान के साथ में 4 राज्यों की सीमा लगती है। ये जो इधर आप देख रहे हो, ये वाला हिस्सा किसके हिस्से में है? पाकिस्तान है ये सारा का सारा। इसके साथ 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है, पाकिस्तान के साथ में 3323 किलोमीटर की। तो देखिए इसके साथ में जम्मू कश्मीर राज्य की लगती है, पंजाब की लगती है, राजस्थान की लगती है और गुजरात की सीमा लगती है। तो 4 राज्यों की सीमा है वो पाकिस्तान के साथ में लगती है। ये है जो 1947 में जब विभाजन हुआ था भारत पाक का, तो रेडक्लिफ नाम के एक विद्वान थे, उन्हीं के नामकरण के आधार पर इस रेखा का नामकरण भी क्या कर दिया गया था? रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत पाकिस्तान की सीमा अगर अगला पूछ ले आपको परीक्षा में कि किस नाम से जाना जाता है, भारत पाकिस्तान की जो सीमा बनाने वाली रेखा वो किस नाम से जानी जाती है, तो रेडक्लिफ नाम से जानी जाती है। अच्छे से ध्यान में रखना। इसमें जम्मू कश्मीर आएगा सबसे ऊपर, ध्यान रखना, फिर पंजाब नीचे आ जाएगा, फिर राजस्थान आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा नीचे वाले में? गुजरात आ जाएगा। इस प्रकार से ये 4 राज्य हैं वो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं। अब देखो चीन के साथ में कितने राज्य सीमा बनाते हैं? चीन के साथ में 5 राज्य सीमा बनाते हैं। अब देखो चीन के साथ में जो सीमा रेखा खींची गई थी चीन के समय, उसमें मैकमोहन नामक एक विद्वान थे, उनके द्वारा खींची गई थी, तो इस रेखा का नामकरण क्या पड़ गया? मैकमोहन रेखा पड़ गया। परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के तो युद्ध अक्सर चलते रहते हैं, अपने रेडक्लिफ नाम अच्छे से याद भी रहता है, जबकि मैकमोहन नाम अपन भूल जाते हैं। तो ये मैकमोहन जो रेखा है वो भारत की चीन के साथ में जो सीमा लगती है उस रेखा का नामकरण क्या है? मैकमोहन नामकरण रखा गया है। अच्छे से याद रखना, ये रेखाओं के नामकरण भी अक्सर परीक्षा में पूछ ले जाते हैं अपने से। तो देखो 5 राज्य कौन कौन से बनाते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं हिमाचल है, चीन के साथ में सीमा बनाता है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में इस यहाँ तक ये ऊपर तक है पूरा चाइना ही चाइना है। अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा लगती है, फिर जम्मू कश्मीर की भी सीमा लगती है, और इसके बाद में ये जो सिक्किम है अपन ने देखा था इसकी भी सीमा लगती है, और
ये नीचे उत्तराखंड है, इसकी भी सीमा लगती है। तो 5 राज्यों की सीमा है वो, भारत के 5 राज्य हैं वो चाइना के साथ सीमा अपनी बनाते हैं। और चाइना के साथ जो रेखा खींची गई है उस रेखा का नामकरण क्या है, मैकमोहन रेखा नामकरण दिया गया है। और चीन के साथ कितनी सीमा लगती है, 3488 किलोमीटर की सीमा है वो लगती है। ये तो आप लोग देख ही रहे हो, चीन के साथ कितनी किलोमीटर की है, 3488 के। कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं। देखो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उधर उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये 5 राज्य हैं वो चाइना के साथ सीमा बनाते हैं भारत की। और इसका नामकरण है वो क्या रखा गया है, मैकमोहन रेखा नामकरण है वो रखा गया है। अब देखो चाइना ने भारत को घेरने के लिए एक बार क्या किया था कि छोटे छोटे द्वीप हैं उनमें अपने बंदरगाह स्थापित कर दिए थे। उन बंदरगाहों को मोतियों की माला नाम दिया था चाइना ने ये कहा था कि ये भारत के लिए अपने मोतियों की माला का निर्माण कर रहे हैं, जबकि वो भारत को घेरने के लिए बनाई गई ये बंदरगाह हैं। वो बंदरगाह कौन कौन सी हैं आपको मैं बता दूं। वो कोम्या, ये कोको द्वीप म्यांमार में एक बंदरगाह बनाया गया था। ये जो म्यांमार है यहाँ पर एक बंदरगाह बनाया गया था, उसका नामकरण था कोम्या, क्योंकि चाइना के नाम भी ऐसे होते हैं। कोम्बिया नामकरण से बनाया गया था म्यांमार में। एक था मामू, ये मंगू द्वीप मालदीव में बनाया गया था। एक बनाया गया था ग्वापा ग्वांदर पाकिस्तान में। एक श्रीहब, ये था हबनटोटा यानी श्रीलंका में। एक चब्बा चटगांव बांग्लादेश में। इस प्रकार करके 5 जो बंदरगाहों का निर्माण किया था चाइना ने भारत को घेरने के लिए, उन बंदरगाहों को मोतियों की माला का नामकरण वो दिया गया था। अच्छे से याद रखना। आई बात समझ में। चाइना की हुई समस्या खत्म, पाकिस्तान की हुई समस्या खत्म, भूटान की हुई। अब चलते हैं नेपाल की ओर। देखो नेपाल को छूने वाले भारत के राज्य हैं वो कितने राज्य हैं, कम से कम 6 राज्य छूते हैं नेपाल को भारत के। अब देखो कौन कौन से, ये नेपाल है, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है भारत नेपाल के मध्य। कितने, 1751 किलोमीटर। इसमें देखो सबसे ऊपर आप देख रहे हो यूपी है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, फिर बिहार है इसके पास में इधर। आगे चलते हैं तो अपन काठमांडू की किसकी लगती है, बिहार की सीमा लगती है। फिर उसके बाद में अपन इससे आगे चलते हैं तो सिक्किम की सीमा लगती है। उसके बाद में देखो नीचे से ये पश्चिमी बंगाल आ रहा है, छोटा छोटा होता है, ये दार्जिलिंग यहाँ पर है, तो ये पश्चिम बंगाल की भी सीमा इसके साथ लगती है। और उसके बाद में उत्तराखंड है ये वाला, ये भी सीमा लगाता है। इस प्रकार से देखो 5 जो राज्य हैं वो नेपाल के साथ में भारत की सीमा रेखा है वो बनाते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और कितनी सीमा लगती है, 1751 किलोमीटर की सीमा है वो लगती है। इन राज्यों को बहुत अच्छे से याद रखना। अक्सर यहाँ से प्रश्न उठा लिए जाते हैं कि नेपाल के साथ में कौन से राज्य की सीमा नहीं लगती है। अगर अपने को नक्शा अच्छी तरीके से याद है तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा, बहुत आसानी से याद होते हैं अगर नक्शे में देख करके अपन करते हैं। जैसे देखो नेपाल के बारे में यहाँ पर उत्तराखंड आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, बिहार आ गया, पश्चिमी बंगाल आ गया और सिक्किम आ गया। आई बात समझ में, 1751 किलोमीटर। अब म्यांमार, ये जो म्यांमार जो देश है इसके साथ में कितने राज्यों की सीमा लगती है, इसके साथ में 4 राज्यों की सीमा लगती है। देखो एक तो अरुणाचल प्रदेश है, ऊपर से चलते हैं अपन, फिर उसके नीचे आएंगे तो अगर नागालैंड आ जाएगा उसकी सीमा भी लगती है। उसके नीचे आएंगे तो मणिपुर है, इसकी भी सीमा लगती है। और इसके नीचे आएंगे तो अपन है वो मणिपुर तक इसकी सीमा 4 की मिजोरम है, मिजोरम की सीमा भी लगती है। 4 राज्यों की सीमा लगती है म्यांमार के साथ में। और वो कितने किलोमीटर की लगती है म्यांमार के साथ में, 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा वो भारत के साथ में म्यांमार है वो बनाता है, 1643 किलोमीटर। देखो ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 जो राज्य हैं इन राज्यों की सीमा है वो म्यांमार के साथ में, भारत के साथ में म्यांमार की सीमा वो 4 राज्यों की सीमा लगती है। ध्यान रखना इस बात का। अब जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो अफगानिस्तान के साथ में लगता है, 108 किलोमीटर है। ठीक है, सिर्फ एक जम्मू कश्मीर राज्य ये, वो भी पाक अधिकृत है, अपने अधिकार में ये नहीं है। ठीक है, 108 किलोमीटर। अब देखो बांग्लादेश। अब अपना ये बांग्लादेश की नक्शा भी देखो इस हिसाब से सेम ये भारत के जैसा ही है, बांग्लादेश भी देख लो चाहिए आप लोग। ये जो बीच में दिख रहा है ना ये बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश के साथ में 5 राज्यों की सीमा लगती है। सबसे ज़्यादा लगने वाली तो देख लो आप लोग पश्चिमी बंगाल की लगती है। फिर इधर से देखेंगे तो अपने मिजोरम की लगती है। फिर इधर देखेंगे तो अपन ऊपर छोटा सा त्रिपुरा है उसकी भी लगती है। फिर ऊपर से देखेंगे तो ऊपर ये देखो असम की भी इसमें सीमा लगती है। और असम के जस्ट नीचे क्या है, मेघालय एक राज्य और है, उसकी भी सीमा रेखा लगती है। यानी 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ में भारत की लगती है। ऊपर से चलेंगे तो देखो आसाम है, आसाम के नीचे मेघालय आ जाएगा। मेघालय के बाद में अपन देखेंगे तो इधर मिजोरम आ जाएगा।
फिर इधर त्रिपुरा आ जाएगा, फिर इधर सबसे लंबा कौन है, पश्चिम बंगाल है, क्योंकि बांग्लादेश का एक हिस्सा है, उसकी सबसे बड़ी सीमा रेखा वो लगती है। आशा करता हूँ कि जो देश हैं उनके साथ में लगने वाली सीमा का आपको अच्छे से नॉलेज हो गया होगा। और अब देखो बांग्लादेश के साथ में सबसे बड़ी सीमा रेखा लगती है, ये भी ध्यान में रखना, 4096 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ ही भारत की लगती है। आई बात समझ में? है किसी प्रकार का कोई डाउट? अगर किसी भी प्रकार का कोई आपका डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अब देखो त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये जो आप देख रहे हो ना त्रिपुरा, ये रहा त्रिपुरा, ये तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा है वो शून्य लाइन भी कहते हैं। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में एक सीमा रेखा है, उसको शून्य लाइन के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश के मध्य 3 बीघा गलियारा, कई बार पूछा जाता है कि 3 बीघा गलियारा भारत और किस देश के साथ में लगता है, तो ध्यान रखना भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 बीघा एक जमीन है गलियारा, उसका विवाद अक्सर चलता रहता है। वाजपेयी सरकार ने बांग्लादेश के एक फरक्का बांध का पानी लेने के लिए भारत के कब्जे की 3 बीघा जमीन है वो बांग्लादेश को दे दी थी। यानी वाजपेयी जो सरकार थी उन्होंने बांग्लादेश को एक फरक्का बांध बनाया था, वो बांध के पानी के लिए एक 3 बीघा की जमीन है वो बांग्लादेश को दे दी थी। इसलिए 3 बीघा गलियारा के नाम से अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि 3 बीघा गलियारा के जो विवाद है वो किस किस देश के मध्य है, तो ध्यान रखना 3 बीघा का जो गलियारा है उसका भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद है वो चल रहा है। आई बात समझ में? है किसी प्रकार की कोई समस्या? अगर किसी विद्यार्थी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हो। तो भारत की वो सीमा तो आपको मैंने बताई दी, 15,200 किलोमीटर है स्थलीय सीमा। आगे बात समझ में? स्थलीय सीमा भारत की कितनी है? 15,200 है। ठीक है, स्थलीय सीमा इसको ये वाली इधर से चारों तरफ से वो चलती है ना, देखो इस नक्शे को थोड़ा छोटा कर देते हैं, उसको स्थलीय सीमा कहेंगे, इधर से लेकर के ये पश्चिम बंगाल तक। अब इसको क्या बोलेंगे? ये वाली तटीय रेखा है, ध्यान रखना, क्योंकि समुद्र तट लगता है ना, तो इस कारण इसको क्या बोलते हैं? तटीय रेखा के नाम से जाना जाता है। ये स्थलीय की जो लंबाई है वो 15,200 है, अच्छे से याद रखना, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। अब देखो तटीय रेखा की लंबाई अपन चर्चा करते हैं। ये तटीय आ गया, ये वाला हिस्सा है वो तटीय के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, तो देखो भारत भूमि की कुल तटीय लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपन देख रहे हैं वो कितनी है? 6100 किलोमीटर मानी जाती है। कितनी है? 6100 किलोमीटर की है। जबकि कुल द्वीपों समेत तटीय की लंबाई की चर्चा करें अपन, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप है, ये जितने भी द्वीप वगैरह हैं उनको अगर मिला देंगे तो 7,516.5 किलोमीटर यानी 7500 किलोमीटर मानी जाती है। जबकि वैसे सही से ही देखा जाए तो 6500 किलोमीटर ही 6100 किलोमीटर की मानी जाती है। आई बात समझ में? 6100 किलोमीटर है वो मानी जाती है। ठीक है, यहाँ तक ये लंबाई है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर है। और अगर द्वीपों को अगर शामिल कर लेंगे तो 7500 यानी 7,516.5 किलोमीटर आंकी गई है। इसमें मुख्य भूमि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लंबाई भी इसमें शामिल कर लिया गया है। भारत में तटीय राज्य कितने हैं? 9 राज्य तटीय में शामिल किए गए हैं, 9 राज्य तटीय रेखा में शामिल किए गए हैं, जिसमें देखो आप स्वयं देख सकते हो। गुजरात से शुरू करते हैं अपन, गुजरात से समुद्र स्टार्ट हो जाता है, गुजरात आता है सबसे पहले। उसके बाद में देखो इसके नीचे जो रेखा महाराष्ट्र आता है उसके अंदर शामिल किया गया है। उसके बाद में अपन देखते हैं तो गोवा को भी शामिल किया गया है, कर्नाटका को भी शामिल किया गया है, और केरल को भी शामिल किया गया है, और तमिलनाडु को भी शामिल किया गया है, सीमांध्रा को भी शामिल किया गया है, और कर्नाटका अपन ने गिन लिया, कर्नाटका को शामिल किया गया है, और सीमांध्रा शामिल हो गया है, और पश्चिमी बंगाल है, ऊपर किया जाता है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, इन सभी को इसमें शामिल किया गया। ये 9 राज्य हैं टोटल के टोटल जो कि समुद्री सीमा बनाते हैं, उनको तटीय रेखा के नाम से जाना जाता है। ये 9 राज्य हैं, ध्यान रखना। गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, केरल है, कर्नाटका है, पश्चिम बंगाल है, और गोवा है, इनको शामिल किया गया है। ये 9 राज्य हैं टोटल के टोटल। ठीक है, और इनकी जो लंबाई वो 6100 है, और द्वीपों को अगर इन सभी को अपन मिला लेंगे तो 7500 किलोमीटर मानी गई है। आई बात समझ में? भारत का सबसे निकट समुद्रीय जो देश माना जाता है वो कौन सा है? सभी को पता होगा अच्छे से, श्रीलंका सबसे निकट समुद्रीय देश माना जाता है। श्रीलंका और भारत का एक जलीय सीमा यानी पाक चैनल, जिसको मन्नार की खाड़ी या पाक जलसमूह के मध्य अलग एक दूसरे को करते हैं। दूसरा इंडोनेशिया, जो भारत की जलीय सीमा के ग्रेट निकोबार के पास में, यहाँ पर इंडोनेशिया है, वो ग्रेट निकोबार यानी अंडमान निकोबार है, इसके बाद में ग्रेट निकोबार है। यहाँ पर क्या आएगा आगे चलेंगे तो अपन इंडोनेशिया नाम का एक देश करके आता है जो ग्रेट निकोबार चैनल में स्थित है। फिर उसके बाद में एक मालदीव आता है, जो भारत और मालदीव
की जलीय सीमा वो 8 डिग्री चैनल जिसको कहते हैं। फिर म्यांमार है, म्यांमार व भारत में जलीय सीमा को कोको चैनल, म्यांमार और भारत की जलीय सीमा बनाता है, उसको क्या कहा जाता है? कोको कहा जाता है। यहाँ पर देखिए अक्सर बहुत अच्छा प्रश्न उठता है कि भारत और म्यांमार की जो जलीय सीमा उसको क्या कहा जाता है, तो कोको चैनल के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ये बीच में जल है। अंडमान और निकोबार जो द्वीप हैं वो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित हैं। ये देखो अंडमान और निकोबार बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पर देखिए अंडमान निकोबार द्वीप वो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से अलग करती है। यहाँ पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या है? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि बेरन और सुषुप्त ज्वालामुखी है वो नारकोडम के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार में उसका नामकरण है बेरन तथा सुषुप्त ज्वालामुखी है उसका नामकरण है नारकोडम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी को सैंडल पिक के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं यहाँ से। सैंडल पिक के नाम से जाना जाता है। जबकि लक्षद्वीप यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, जो लक्षद्वीप है उसमें 36 द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप में कितने द्वीपों का समूह है? 36 द्वीपों का समूह है। इसमें सबसे बड़ा द्वीप है जो मिनिकॉय के नाम से जाना जाता है। यानी लक्षद्वीप में पूछा जा सकता है कि कितने द्वीपों का समूह है, तो 36 द्वीपों का समूह है। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो पूछा जा सकता है, तो मिनिकॉय द्वीप है। अब सबसे सक्रिय ज्वालामुखी की चर्चा करेंगे तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी बेरन ज्वालामुखी के नाम से जानी जाती है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और सुषुप्त ज्वालामुखी है वो नारकोडम के नाम से जानी जाती है। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी की अगर चर्चा करेंगे तो सैंडल पिक के नाम से जाना जाता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने डिग्री अक्षांश से अलग करती है, तो 10 डिग्री अक्षांश से उन दोनों को वो क्या करती है? अलग करती है। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ तक कि आप अगर आशा करता हूँ कि अच्छे से बात समझ में आई होगी। अब देखो तटीय रेखा में सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो तटीय रेखा में सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। देखो तटीय रेखा में सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। दूसरा कौन सा है? सीमांध्रा, जिसको आंध्र अपन बोलते थे, वो है। और सबसे छोटा तटरेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गोवा है, क्योंकि गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। इस बात का भी ध्यान रखना। अब देखो स्थलीय सीमा, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला राज्य जम्मू कश्मीर है। स्थलीय सीमा वाला सबसे बड़ा जो राज्य कौन सा माना जाता है? ये जम्मू कश्मीर माना जाता है सबसे बड़ा राज्य। जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा है वो किसकी लगती है? देख लो, सिक्किम सबसे छोटा स्थलीय राज्य है। तो ये पूछा जा सकता है कि स्थलीय राज्यों में सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जम्मू कश्मीर है, सबसे छोटा वाला सिक्किम है। तटीय में सबसे लंबी रेखा बनाने वाला कौन सा है? तो ये गुजरात है। और सबसे छोटी बनाने वाला कौन सा है? गोवा है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं अपने आप में। अपन लोग इन चीज़ों पर अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हो। देखो स्थल का मतलब होता है जहाँ पर समुद्र की सीमा नहीं लगती, ये स्थलीय सीमा इसलिए बोलते हैं इसको। ये 15,200 है। और तटीय इसका मतलब समुद्र की सीमा लगती है, इस क्षेत्र को तटीय सीमा बोलते हैं। यानी इसकी कितनी है? 6100 है। और उनको मिला लेंगे तो यानी द्वीपों को मिला करके कितनी हो जाएगी? 7,516 साढ़े मतलब 7516 किलोमीटर हो जाएगी। आशा करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल है। इसमें जागृत ज्वालामुखी कौन सी है? मतलब सक्रिय, उसको बेरन है। सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सी है? नारकोडम है। और लक्षद्वीप में कितने द्वीपों का समूह है? 36 द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा? मिनिकॉय है। अक्सर ऐसे प्रश्न उठा लिए जाते हैं। श्रीलंका को भारत से अलग कौन करता है? पाक जल डमरू है, मन्नार की खाड़ी है। और भारत का समुद्र में सबसे नज़दीकी देश कौन सा है? तो ये श्रीलंका सबसे नज़दीकी देश है। इस प्रकार के अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। भारत और म्यांमार के मध्य जो अलग करने वाला क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? कोको जल संधि कहा जाता है। इस प्रकार के अक्सर प्रश्न है वो पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। तो इन प्रश्नों का अच्छे से ध्यान रखना। पूरा नक्शा, पूरे नक्शे में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, और ये कर्क रेखा के अलावा जो ये मानक समय बतलाने वाली जो रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। अक्सर ऐसे प्रश्न होते हैं वो परीक्षा में उठा लिए जाते हैं। इन प्रश्नों को अपन क्या करते हैं? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा नाम करना है इसका। और ये यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये कहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं? अभी अपन ने पीछे चर्चा की थी कि ये जो दोनों हैं वो छत्तीसगढ़ के एक सुरजा नामक जिले में एक दूसरे को काटती हैं। ये 8 राज्यों से गुजरती है, ये जो है वो 5 राज्यों से गुजरती है। यानी 82.5 डिग्री कितने राज्यों से गुजरती है? तो अपने याद अक्सर 8 ही रहता है, तो 5 राज्यों से गुजरती है। किस देश की कितनी सीमा लगती है वो अपन ने सारी चर्चा कर लिया। आशा करता हूँ कि अच्छे से सारा वीडियो समझ में आया होगा। एक बार आप अपनी बुक लेकर के
ऐसे भारत का नक्शा बना करके उसमें सारे लिखने की ट्राई करना। आपको भी 1 या 2 बार करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।